नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जो बिहार बोर्ड में 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या करीबन 30 होती है और आपको 15 प्रश्नों को हल करने होते हैं, उन प्रश्नों का हम हल करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि हड़प्पाई लोगों की सिंचाई व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हड़प्पाई लोगों की सिंचाई व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बता दें कि उस समय जो खेती या पानी पीने के लिए या स्नान करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती थी, वो नहरों से, कुओं से और जलाशयों से किया जाता था। तो देखते हैं इसमें क्या है दिया हुआ कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क या परिछाया क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अर्ध शुष्क होने से मिट्टी जो होती है, मिट्टी को पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान का एक सुरतुघई नामक जगह है, जहाँ पर हड़प्पा कालीन जो है, वहाँ हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं, परंतु आप देखेंगे कि पंजाब और सिंध से ऐसे नहर के उल्लेख नहीं मिले हैं। हो सकता है प्राचीन नहरें बाढ़ से भर गई हो, संभवतः कुओं से भी सिंचाई होती होगी। हालांकि कुओं के प्रमाण हम हड़प्पा में भी देखते हैं, या फिर आपका मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिले हैं, उनके जो जल का स्रोत है वो कुआं ही था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि संभवतः कुओं से भी सिंचाई होती होगी। जलाशयों से भी खेती की सिंचाई की जाती थी। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, की खुदाई से भी वहाँ जलाशय मिला है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उन 6 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण थी। या कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं कि आप हड़प्पा कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के नाम बताइए। तो आप इस तरह से इन नामों की आप चर्चा कर सकते हैं। हड़प्पा जो कि पंजाब में है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है, चनहुद्रो भी सिंध में है, लोथल गुजरात में है। याद रखिएगा, जो लोथल है उससे बराबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे है। गुजरात, लोथल जो है गुजरात में है, और कलिबंगन राजस्थान में। ये दो प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव से भी जुड़ा हुआ है, जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इन दो प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिखने वाले में आप इस पर ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा जो है पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, चनहुद्रो सिंध में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है और बानावली हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। यह भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मतलब सब्जेक्टिव में आपका 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न आपका लंबा भी पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए, इसमें ऐसे शायद वीडियो डाला हुआ है और आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है, कोई एक राय इस पर नहीं है। इसको लेकर के कई सारे विद्वानों के अलग अलग मत दिए गए हैं। तो देखते हैं। अभी तक ज्ञात कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे अलग अलग जो विद्वानों ने राय दी है उसके अनुसार, कि पहला सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हुई और जल स्तर घटने लगा, वर्षा भी कम होने लगी, अतः कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय कर पाना असंभव सा हो गया। पहला कारण यह है। दूसरा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार अति भोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी और ऊसर क्षेत्र बढ़ने लगा, मतलब बंजर भूमि बढ़ने लगी, और सिंधु घाटी के पतन का यह भी एक प्रमुख कारण रहा होगा। तीसरा है, कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप आने से बस्तियां समाप्त हो गई। कुछ लोगों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि भूकंप आने से भी यहाँ बस्तियां समाप्त हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई और पानी जमा हो जाने के कारण भारी मात्रा में विस्थापन हुआ। एक और विचार है, यह भी है कि सिंधु नदी की धारा बदल गई और
सभ्यता का क्षेत्र नदी से दूर हो गया। इसके अलावा भी और भी सारे कारण थे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध था वो वैदेशिक व्यापार पर भी निर्भर था। मेसोपोटामिया से, मिस्री सभ्यता से इसका संबंध था। लेकिन जब वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का पतन होने लगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा विदेशी आक्रमणकारी भी माने जाते हैं कि जब हड़प्पा पर आक्रमण हुए तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला था, और इस वजह से भी आपका हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। इसके अलावा अग्नि वर्षा को भी एक प्रमाण के रूप में देखा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत उस अग्नि वर्षा से भी हुआ होगा, जिसका प्रमाण हमें बलूचिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इसका हल हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग 1 साल या 2 साल बीच करके इससे संबंधित कभी लॉन्ग में या कभी शॉर्ट में प्रश्न आ जाते हैं। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं किस प्रकार थी। तो बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। एक भाग जो था वो छोटा था परंतु ऊंचाई पर बनाया गया था, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुकी और निचला शहर का नाम दिया है। दोनों बस्तियों को अलग अलग दीवारों से घेर कर दूरी रखी गई है। बस्ती का नियोजन करने के बाद ही उसके निर्माण का कार्य आरंभ किया जाता था। यह सभ्य लोगों की नियोजित बस्तियां थी। मकान धूप में सुखाई गई अथवा मिट्टी में पकाई गई ईंटों के मिले हैं। इन ईंटों की लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पाई बस्तियों में देखने के प्रयोग में लाई गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति यानी कि जालीनुमा से बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण काटती थी, जिस तरह से हम लोग शतरंज में जिस तरह से आप देखते हैं कि जो उसका नक्शा बना होता है ब्लैक एंड वाइट का, उसी तरह से वहाँ की जो बस्तियों का जो निर्माण भी किया गया था वो उसी प्रकार का एक दूसरे से समकोण रहता था। उनके पार्श्व भागों में आवासों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है। इलाहाबाद या प्रयाग का स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। इस अकेले स्रोत पर बहुत कुछ समुद्रगुप्त की महानता निर्भर करती है। इस अभिलेख की 33 लाइनें हैं जो संस्कृत भाषा में हैं, और इस लेख के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने अपने आश्रयदाता की विजयों और सैनिक पराक्रमों का वर्णन किया है। इसमें एक प्रश्न यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा भी जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना की थी। और ये किस भाषा में है कभी कभी पूछता है, तो कभी ये संस्कृत भाषा शायद ऑप्शन में रहे तो संस्कृत मारेंगे, या फिर कभी शारदा भाषा लिखी होती है तो शारदा पर जो आपको टिक लगाना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह 2 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी आपका 5 नंबर से भी संबंधित होता है। तो इसे आप देख लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण थे। तो देखते हैं इसमें मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण थे। पहला जो है वह है महत्वाकांक्षी शासक। पहला पॉइंट क्या है इसका, महत्वाकांक्षी शासक। साम्राज्य विस्तार की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए तत्कालीन शासकों ने विभिन्न ढंग अपनाए। बिंबिसार ने पड़ोसी प्रदेशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। तो अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल को अपनी शक्ति के बल पर हथिया लिया, और महापद्मनंद ने कौशल और कलिंग को हड़प लिया। साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों का सहारा लेकर मगध का उत्थान किया गया। और सर्वाधिक इसका विस्तार हम कब देखते हैं, यह होता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब इसकी जो सीमा है
वह अफगानिस्तान तक चली जाती है, क्योंकि इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उसे उसकी बेटी से उसकी विवाह हो जाती है संधि उपरांत, और उसे दहेज के रूप में एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया और पेरिमेसडई, जो कंधार, काबुल, हेरात का जो वर्तमान जगह है, वो भारत को, या कहें चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। और इस तरह से भारत की जो मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य की जो सीमा थी, या भारत की जो सीमा थी, वह अफगानिस्तान से जाकर मिल गई थी। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संपदा। मगध राज्य के प्राकृतिक साधन बड़े विशाल थे। मगध में लोहे की प्रचुर मात्रा में रहने के कारण हथियार, उद्योग धंधे, कृषि संबंधी राज्य का विकास करना आसान हो गया। लोहे की प्रचुरता ने यहाँ पर कृषि करने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। पहला यह कि लकड़ी के फाल से मतलब कि कृषि करना और लोहे के फाल से कृषि करने में काफ़ी अंतर था। लोहा बहुत गहराई तक मिट्टी में जाती है और मिट्टी को उर्वरा बनाती है, जिससे कृषि के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वहीं लोहे ने जो हथियार बनाने में जो कुशलता मगध को दिलाई, वह अन्य महाजनपदों में नहीं थी। और हम देखते हैं कि दो हथियार काफ़ी इस समय विकसित हुए थे, जो काफ़ी विनाशकारी माने जाते थे। एक का नाम था रथमुसल और दूसरा था महाशिला कंटक, जिसका प्रयोग अजातशत्रु ने अपने विद्रोही शत्रुओं के लिए किया था। अगला पॉइंट है कि अनुकूल स्थान पर राजधानी। मगध की एक ओर तो पहाड़ियों से घिरी राजधानी राजगिरी, तो दूसरी ओर गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन तक आक्रमणकारी आसानी से पहुंचना मुश्किल ही था, क्योंकि एक तरफ तो जो राजगिरी पहले थी वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो हम पाटलिपुत्र या पटना को देखते हैं तो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। इसलिए एक तरफ जल सीमा थी तो दूसरी तरफ पहाड़ सीमा थी। इस वजह से कोई भी हमला करने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़ता था। प्राकृतिक सुरक्षा से परिपूर्ण ये राजधानियां भी मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए एक बड़ा कारण सिद्ध हुई। अगला है सैनिक शक्ति। मगध की सेना में हाथी, घोड़े एवं रथ थे। हाथियों द्वारा शत्रु सेना को घोड़े रौंद, जिसके कारण उनमें भगदड़ मच जाती थी। किलों के विशाल दरवाजों को तोड़ने के लिए भी हाथियों की सहायता ली जाती थी। रथों और घोड़ों का उचित प्रयोग काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता था। अगला है 5वां पॉइंट, उपजाऊ भूमि। गंगा के आसपास की भूमि होने के कारण मगध के राज्य में उपजाऊ भूमि की कमी नहीं थी। अतः देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कृषि का बड़ा सहयोग था। इससे राज्य में समृद्धि की लहर दौड़ गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मगध साम्राज्य का जो उत्थान किस वजह से हुआ, इसके यह महत्वपूर्ण कारण थे। अगला जो प्रश्न है वह है गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो देख लेते हैं कि गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान की क्या स्थिति थी। गुप्त सम्राट कला, साहित्य और विज्ञान के पोषक थे। कला के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रशंसनीय उपलब्धियां रही हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में उन्होंने अनेक मंदिरों एवं भवनों का निर्माण करवाया। मथुरा का शिव मंदिर और देवगढ़ इसी काल में बनवाया गया था। गुप्त काल में निर्मित अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। गुप्तकालीन मठ तथा स्तूप भी भवन निर्माण कला के उत्तम उदाहरण हैं। इसी के साथ मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और मुद्रा कला आदि की भी खूब उन्नति हुई। प्रस्तर मूर्तियों में बुद्ध, बोधिसत्व, विष्णु, शिव और सूर्य आदि की मूर्तियां कलात्मकता की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। गुप्त काल में साहित्य की भी खूब उन्नति हुई। गुप्तकालीन कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभवम, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, भास का स्वप्न वासव दत्तम आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। गुप्त काल में लिखे गए ये सभी नाटक सुखांत हैं। इसमें कालिदास से संबंधित जो है वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे रघुवंशम की रचना किसने की, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की,
कुमार संभवम की रचना किसने की, मेघदूतम की रचना किसने की, तो इसका उत्तर कालिदास होगा। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियां महान हैं। दशमलव पद्धति का जन्म इसी काल में हुआ। आर्यभट्ट उस काल का एक ज्योतिष एवं गणितज्ञ था। उसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रसिद्ध ज्योतिष बराहमिहिर ने बृहत संहिता और योग माया जैसे अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। आयुर्वेद के क्षेत्र में नागार्जुन ने रसायन शास्त्र की रचना की। गुप्त काल में धातु कर्म काफी विकसित था। नालंदा से प्राप्त बुद्ध के तांबे की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक हैं। दिल्ली में मेहरौली स्थित लोहे का भी स्तंभ भी धातु कला एवं इंजीनियरिंग का एक आकर्षक नमूना है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता वहां की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। गंदे जल की निकासी के लिए सारे नगर में नालियों का जाल सा बिछा हुआ था। लगभग सभी नगरों के छोटे बड़े सभी घरों में आंगन तथा स्नानागार था। घरों का गंदा पानी बहकर गली की नालियों में चला जाता था। एक बात बता दें कि उस समय भवन का निर्माण इस प्रकार से किया जाता था कि घर के दरवाजे के पास ही रसोई घर, शौचालय और स्नानगृह, मतलब कि वहाँ पर घर के दरवाजे के पास ही रहता था, ताकि गंदा पानी जो है आसानी से वो नालियों में, सड़क की नालियों में चली जाए। पूरा शहर जो था वो छोटी छोटी नालियों में जो आपका जाल सब बिछा हुआ था, और छोटी नालियाँ आपका सड़क वाले नालियों से जुड़ जाती थी, और सड़क वाली नालियों से जुड़ करके जो मेन नाली जो होता था वो सड़क के बाहर उस गंदे पानी को निकाल दिया जाता था। और देखते हैं कि सड़क को जो है थोड़ा ढलाव नुमा बनाया जाता था, ताकि वर्षा का पानी भी उस ढाल की वजह से वो पानी जो है सीधे नाली में चला जाए। और उस नाली को पत्थरों से ढक कर रखा जाता था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक हौज बना दिया जाता था। हौज मीन्स होता है गड्ढा कर दिया जाता था, ताकि उसमें जो गंदगी होती थी, वो गाद जो होता था वो जम जाता था, और उसे साफ करके नाली को दुरुस्त रखा जाता था। ठीक है, तो देखते हैं लगभग सभी नगरों के छोटे बड़े सभी घरों में आंगन तथा स्नानागार था। घरों का गंदा पानी बहकर गली की नालियों में चला जाता था। फिर छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिल जाती थी, जो अंत में विशाल नालों से जुड़ी हुई थी। सारे नगर का जो गंदा पानी था इन नालों के द्वारा नगर के बाहर ले जाया जाता था। शायद विश्व की किसी भी प्राचीन सभ्यता में स्वास्थ्य तथा सफाई की ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता में दिया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। तो मौर्यकालीन जैसे भी किसी भी इतिहास के जानने के लिए मुख्यतः दो ही स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मीन्स उस समय जो लिखा गया, उससे संबंधित जो पुस्तकों की रचनाएं हुई, तो उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक उस समय जो प्रयोग में लाए गए, चाहे वो सिक्के हो या फिर अवशेष हो, अभिलेख हो, या किसी भी प्रकार का अवशेष जो होता है, जीवाश्म हो, किसी भी प्रकार का जैसे वस्तु मिला हो या बर्तन मिले हों, इन सभी का अध्ययन जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं कि हड़प्पा कालीन इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित स्रोत है। पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पीटी में इसमें पूछता है ऑब्जेक्टिव में। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास के नाटक, बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान, मंजूश्री मूलकल्प एवं जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित्र एवं परिशिष्टि पर्वन प्रमुख है। वहीं पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख, पाटलिपुत्र के राज दरबार का ध्ववशेष, सिक्के और विभिन्न प्रकार के औजार प्रमुख है। तो मुझे उम्मीद है इन प्रश्नों का आप हल दे करके आपको काफ़ी सहयोग मिला होगा, और आप इसका फ़ायदा ज़रूर अपने एग्ज़ाम में उठा पाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।